हेलो डियर, वेलकम टू YMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक और मॉक टेस्ट देखेंगे इंडियन आर्मी जीडी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए भाई। वही PYPs है ना। और आपके लिए फिर से डिस्क्लेमर है कि आप इसको एटलीस्ट 480p में देखें अगर आपके पास टैबलेट और लैपटॉप नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन को दो भाग में डिवाइड किया है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 480p से नीचे अगर आप वीडियो को देख रहे हो क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई देगा। चलो ठीक है, शुरुआत करते। PYP MBT अग्निवीर के लिए हम लोग पेपर कर रहे हैं, शुरू हो रहा है। हम लोग कर रहे हैं 2024 वाले पेपर इस टाइम। ठीक है, ये कल किया था, आज हम लोग करेंगे अग्निवीर आर्मी जीडी 22 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 वाला पेपर। ठीक है, MBT है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट है पूरा, MBT सीरीज है ये। ठीक है, वापिस बोल देता हूँ क्या क्या करवाता हूँ मैं इसमें करवाता हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन करवाता हूँ। उसके बाद GS प्लस साइंस में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे के सारे। इनको अटेम्प्ट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोगों को खुद अटेम्प्ट करना है। अगर मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया पेपर, GS में देखो टिक मारने होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। GS में स्टेटमेंट पढ़ते हो, ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं यहाँ से, इसको आपने मॉक टेस्ट की तरह देना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको सर्च कर लो, तुरंत हो जाएगा, साथ के साथ बैठ जाएगा। अगर मैं करूँगा तो मैं सीधा टिक करूँगा, निकल जाऊँगा, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने होते हैं, तो इसको मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तकरीबन हम 35 मिनट में पूरा पेपर ख़त्म कर देते हैं ना। तो आप लोगों का अगर मैथ्स और रीजनिंग 40 मिनट भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास 20 मिनट है GS और साइंस के लिए, वो सफिशेंट है। 10 मिनट में आप कर लोगे, फिर 10 मिनट आपके पास बचते हैं पेपर के लिए, एनालिसिस करने के लिए, दोबारा सा देखने के लिए एक बारी। ठीक है, चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये रियल पेपर बेस है, पेपर आपका ऐसे ही आने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ भाई। ये वाला पेपर हिंदी मीडियम में कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम से है यहाँ पे जुड़े हुए। चलो, ये GK, जनरल साइंस, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। पहले हम लोग किससे शुरुआत करेंगे? मैथ्स से। देखो, पहले एक क्वेश्चन दिया हमारे पास, असमानुपात का दिया है, समानुपात दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं रेशो और प्रोपोर्शन, समानुपात होता है रेशो और प्रोपोर्शन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस करवा रखी है, लगभग 5-6 वीडियोस है जिसमें रेशो और प्रोपोर्शन पूरा करवाया है। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि क्या दिया है, x अनुपात 4:6:8 है तो x का मान ज्ञात करो। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये डबल अनुपात होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डबल अनुपात होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा याद रखना, जो प्रोपोर्शन होता है ना इनको ऐसे गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा सीधा। तो देखो, अंदर वाला को प्रोपोर्शन दिख रहा ना, ये कभी कभी यहाँ पे बराबर का साइन भी होता है, तो यहाँ पे देखो इनको गुणा करो, बाहर बाहर वालों को, प्रोपोर्शन के जो बाहर बाहर है इनको अलग से गुणा करो, और ये जो प्रोपोर्शन के अटैच्ड है इनको अलग से गुणा करो। तो कितना आएगा बोलो भाई, x गुणा 8 बराबर है, इनको गुणा करो 4 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 8x की वैल्यू 6 चौके 24, तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधा कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगा, प्रोपोर्शन ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया हमारे पास सीधा, x गुणा 1/4 बराबर कितना 6, तो x का मान ज्ञात करो। देखो इसका मतलब यही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/4 बराबर है 6, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा, x एकम x और 6 चौके 24। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 24, इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, ये था 3 थी इसकी वैल्यू। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। यदि एक बैग में हरी और लाल दोनों मिलाकर 160 गेंदे है वो, ठीक है, तथा कुल गेंदों में से 40% गेंदे हरी हो, तो उसमें कितनी लाल गेंदे होगी? याद रखना, हमेशा कुल हमेशा क्या होता है, कुल हमेशा क्या होता है 100% होता है बच्चों। कितना होता है 100%। आया समझ? अब इसमें बोल रहा है कि हरी और लाल गेंदे हैं, कुछ इसमें कैसी बॉल है, हरी ग्रीन है, और कुछ इसमें लाल होगी। आया समझ? 100% है कुल, तो अब बोल रहा है कुल गेंद 160 है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 160, वो बाद में देख लेंगे।
तथा कुल गेंदों में से 40% गेंदें हरी है। हरी गेंदें कितनी है? 40%। कोई भी बच्चा बोल सकता है कुल मिला के हमारे पास 100% होता है। कोई भी चीज़ मैक्सिमम कितनी होती है? 100%। अब बोल रहा है इसमें हरी गेंदें कितनी? 40%। तो लाल कितनी बची? 100 में से 40 घटा तो लाल कितनी बची? 60%। बस। तो बोल रहा है तो उसमें कितनी लाल गेंदें होगी? टोटल कितनी है हमारे पास? 160। और लाल गेंदें है कितनी? 60%। तो 160 का कितना निकालना हमने? सिर्फ 60%। और ये आंसर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 16 छिके कितना होता है? 96। तो उसमें लाल गेंदें कितनी है? 96 गेंदें, है ना। ये भी पूछ सकता है कि भाई कुल गेंदों में से 40% गेंदें हरी है। हरी गेंदें निकालो तो मैं इसका 40% निकाल देता। जो भी पूछता हम लोग निकाल देते आसानी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आयत ये बार बार पूछ रहा है, इसके दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। आयत कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आयत यही फिगर ले लेते हैं ना। तो आयत कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आयत होता है ये। यहाँ पे देखो ये होती है इसकी क्या? लंबाई। और ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई। 2 डायमेंशनल फिगर होती है। तो आयत के दो ही चीज़ें पूछ सकता हूँ, या तो पूछेगा आयत का क्षेत्रफल, या पूछेगा तो ये क्या होता है हमारे पास हमेशा यार? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, या फिर क्या पूछ सकता हूँ? आयत का परिमाप। ठीक है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है जो ये धागा लगा हो ना इसको बनाने में, ये बाहर बाहर से, ये होती है परिमाप। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये क्या होती है? अगर चौड़ाई है तो ये भी क्या होती है? चौड़ाई। अगर ये लंबाई है, ये भी क्या होती है? लंबाई। अगर जोड़ देंगे तो लंबाई कितनी हमारे पास? 2। और चौड़ाई अभी कितनी हमारे पास? 2। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया घेर रहा है ये, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर आयत का परिमाप देखो, देखो कितनी लंबाई है? 2। चौड़ाई भी कितनी है? 2। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। आप इन चारों को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बस यही है। तो यही 2 चीज़ें पूछ सकता हूँ एग्जामिनर। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है एक आयत है। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? अभी लिखवाया है क्षेत्रफल। तो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हमारे पास? 15 और चौड़ाई है 9। 15 9 में कितना होता है भाई? 15 9 में होता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 और 36 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है? देखो 24 को भी डिवाइड करती है और 36 को भी। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? इनका डिफरेंस होता है। HCF बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इन दोनों को ऐसी कौन सी संख्या जो इनको दोनों को डिवाइड करती है, तो इनका HCF होता हो। क्या होता है? HCF। और HCF क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। 36 में 24 के 12। अब देखो 12 से क्या दोनों डिविजिबल है? 12 से 24 भी कटता है, 36 भी कटता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 12। HCF हमेशा डिफरेंस ही होता है दो संख्याओं का। या तो 12 होगा, सपोज 12 से कोई एक नंबर नहीं कटता तो इसका फैक्टर कर देते हम 1 गुणा 12। 12 सपोज 12 से कोई एक संख्या नहीं कटती, सपोज मान के चलो, अभी तो आंसर हमारा 12 ही है, तो हम लोग इसके फैक्टर करते थे 1 गुणा 12। तो क्या हो जाए? 2 गुणा 6। 12 नहीं होता तो 6 होता। अगर सपोज 6 भी नहीं होता तो 3 से गुणा कर देते, तो क्या होता है? 4। ठीक है, तो यही 3 सब फैक्टर हो सकते हैं। या तो 12 हो सकता था, या 6 हो सकता था, या 4 हो सकते थे। फिलहाल हमारे पास 12 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो हमारे पास HCF कितना है? 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर HCF के लिए आपको एक और तरीका बताया मैंने। क्या तरीका बताया? दोनों संख्या लिख लो, 12 और 36 लिख लिया। 2 से दोनों कट रहे हैं, यहाँ दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, लेकिन 12 भी और 36 भी। तो 6 से कट रहा है, इसको काट दो 2 से, 2 कम 2, 8 दूनी 16। क्या 2 से फिर से कट रहा है? फिर से कट रहा है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 9 दूनी 18। क्या अब 2 से कट रहा है? नहीं, 3 से कट रही है। हाँ, 3 से दोनों कट रही है, 3 एकम 3 और 3 3 9।
क्या अब ये 3 से कट रहा है? नहीं, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। अब इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों से कट रहा हो, तो हमारे पास एचसीएफ यही आ गया। कितना? 2 गुणा 3, तो कितना? 2 दूनी 4 3 12। इस तरह से भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या था, 12 और 36, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना था? सॉरी 24 था ना, 24, यहाँ पे भाई 24 था। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं दोबारा से करेक्ट करता हूँ। इसका भी यही आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो कितना दिया, 24 और 36। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटा, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 से फिर से कटा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 9 नहीं कटता, दोनों कटने चाहिए। 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ पे भी 2 दूनी 4 3 12, 2 और 3 किसी से नहीं कटते, तो ऐसे कितना है? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। x का मान ज्ञात करो। क्या दिया वैल्यू हमारे पास? देखो क्या दिया है, x/4 बराबर है 6/8। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, देखो बराबर के साइड है ये बट्टे में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 8 एकम 8x, यहाँ पे 6 चौके 24, इनको गुणा करेगा 8x, 6 गुणा 4 6 चौके 24, काट दो, 8 एकम 8, 8 3 24, नहीं x की वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा कितना है? 3। ठीक है, टिक कर रहा हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, यदि 20 संख्या का औसत 8 है और प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है? ये मान के चल हमारे पास 20 संख्या है पूरी की पूरी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। सपोज दैट हमारे पास ये 20 संख्या है, कितनी है टोटल? 20 संख्या है, इनका औसत कितना हमारे पास? 8 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग जोड़ कितना हो जाएगा? 8 गुणा 20 यानी 100, 8 दूनी 16, सॉरी 16 होता है, 20, तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यही तो होता है योग, मतलब कितनी संख्या है ये। इसका मतलब ये कि 20 संख्या का औसत 8 है, इसका मतलब हर एक संख्या के पास 8 है, तो 8 को अगर 20 बार जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 160। अब बोल रहा है इनमें से पहली 10 संख्याओं का औसत, इनमें से पहली 10 संख्याओं का औसत, ये 10 निकाल दी मैंने इसमें से, है ना। और अब कितनी बची हमारे पास? बची भी 10 है। इनमें से पहली 10 संख्या का औसत 10 है, तो 10 संख्या का औसत कितना है? 10, तो इनका योग कितना हो जाएगा 10 वालों का? बोलो जरा, 10 गुणा 10 कितना? 100। ठीक है, अब बोल रहा है कि बची 10 संख्या का औसत क्या है, इनका निकालना है। ठीक है, 20 में से इनको घटा दो, 2 में से 1, तो 20 में से 10 संख्या की कितनी बची? यही तो 10 संख्या बची, यही तो 10 संख्या बची जो निकालनी है। और यहाँ से निकाल दो भाई, कितना? 160 में से 100 गया, कितना बचा? 60, है ना। तो n मैं एवरेज मानता हूँ, इनका औसत निकाल दो, n बराबर कितना? 60/10, तो इन बची 10 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास? 6। समझ आया क्या क्या मैंने? 20 संख्याओं का यदि औसत 8 है, इनका कुल योग कितना होता है? योग हमेशा निकालते हैं, अगर योग का फॉर्मूला नहीं है पता आपको, मैं औसत बता देता हूँ। एवरेज क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत होता है हमारे पास योग कुल संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्या है। अगर आपको खाली योग निकालना हो ना, योग निकालना हो, तो कैसे क्या करते हैं आप? औसत को किससे गुणा करते हैं? जितनी संख्या है। यही तो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जोड़ निकाल दिया मैंने। 20 संख्या का औसत 8 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना होगा? 8 गुणा जितना इनका औसत है गुणा संख्या है कितनी? 160। फिर इनमें से 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 10 ही है, इनका योग कितना आएगा? 10, औसत 10 है और संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 है 100। अब संख्या 1 में से 2 घटा दो, यही तो ना, लास्ट की 10 ही बचेगी। अगर मैं 20 में से 10 संख्या घटा दूँ, कितनी बचेगी? लास्ट की 10, है ना। और यहाँ पे 160 में से 100 घटा तो कितना बचेगा? 60। नहीं, लास्ट की 10 संख्या, ये भी जोड़ है ये भी जोड़ है, इस जोड़ में से ये जोड़ घटाए तो कितना बचा? ये 10 संख्याओं का भी योग बचा, जोड़ बचा। तो 10 संख्याओं का योग अगर 60 है, तो संख्या कितनी निकल जाए? औसत कितना निकल जाएगा? औसत या n, तो कितना है? औसत क्या होता है? योग बटा कुल संख्या है। योग कितना हमारे पास? 60 बटे कुल संख्या कितनी? 10, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास? 6। पूरा डिटेल में सिखाया है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो इसका आंसर कितना था भाई? 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रियल क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं पेपर में। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? कितने विकर्ण होते हैं तो पता ही आपको, एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 1 और 2, है ना। तो हमेशा याद रखना इसमें कितने विकर्ण होते हैं। ये होते हैं हमेशा एक बहुभुज में, इसको लिख ही लो फॉर्मूले में,
एक बहुभुज में n इंटू n-3 बटे 2 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कितना पूछा था? वर्ग में कितनी भुजा है? n क्या होती है? n होती है नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। अब देखो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 होती है। इसमें फॉर्मूला लगा तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2। तो कितना है? 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आया? 2 भुजाएं, 2 विकर्ण हो गए। तो एक बहुभुज में n इंटू n-3 विकर्ण होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर तुम्हारे को यहाँ तो वर्ग पूछा था, अगर आपको यहाँ पे पूछता है भाई बोलो एक अष्टभुज में कितने, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आया तो एक अष्टभुज में कितने विकर्ण हो गए? तो वहां पे थोड़ा ना डालोगे आप कितने आ रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला यूज करना है, विकर्ण हो गए। तो याद रखना कितने होते हैं भाई, बोलो फॉर्मूला याद है? ये होता है हमारे पास क्या? n इंटू n-3 बटे 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? अष्टभुज में मतलब कितनी भुजाएं? 8। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है। पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा? 8 गुणा 8 माइनस 3 बटे 2। तो कितना? 8 गुणा 8 में से 3 का कितना? 5 बटे 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 4 4 5 यानी 20 विकर्ण हो गए एक अष्टभुज में। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे क्या पूछा था? एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से तो आप वर्ग बनाते हैं। अच्छा ये विकर्ण होता है, तो बस 2 ही विकर्ण होते हैं। फिलहाल फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब यहाँ पर रहा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी? देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले मेरे को बताओ जरा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। ये होती है ना, अगर 1 ना होता तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। तो वे किससे विभाजित होती है? ये तो 11 गुणा 9, 11 9 में 99 होता है ना, तो 11 से विभाजित होती है, 9 से भी विभाजित होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है 9 और 11 से ही होती है, बाकी किसी से नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 वर्ष की अवधि में 1300 रुपये की मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज 650 रुपये है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? आपको दर पूछा है। देखो एक फॉर्मूला यही भी आना ही आना है, आपने सिर्फ ये रखना है याद कि क्या होता है भाई, ब्याज कैसे निकालते हैं आप? ब्याज देखो कैसे चल रहा है पेन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज ये क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब जो चीजें दी हुई वो लिखते रहो। देखो टाइम, देखो यहाँ पे क्या दिया है? समय 10 वर्ष दिए, वेरी गुड। और क्या बोल रहा है? अवधि में 1300 रुपये की मूलधन राशि, मूलधन भी दिया है। मूलधन कितना दिया हमारे पास? 1300 रुपये। इतना नहीं लिखना है पेपर में, आपने पेपर में सीधा फॉर्मूला में पुट करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। और ब्याज भी पता है, ब्याज कितना है? ब्याज हमारे पास 650 रुपये। ठीक है, तो आपको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो ये मत देखना कि दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना है। इसी में कोई 3 चीजें दी होगी, चौथी निकालनी है, बस पुट करो। इसमें एक टाइप बनाते कि चलो दर कैसे निकालते, दर का फॉर्मूला रटो। अरे कुछ नहीं रटना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जो इसमें होगा वही रखेंगे। देखो ब्याज कितना दिया हमारे पास? 650। कितना दिया है? 650 रुपये। गॉट इट। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया हमारे पास 1300 रुपये। दर नहीं दिया है, इसको दर ही लिखेंगे। गुणा समय कितना दिया आपको? 10 वर्ष बटे कितना होता है? 100। बस यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना हो जाता है? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 50। यहाँ पे दर निकालना था ना, दर। यहाँ पे देखो क्या दिया था? 650 था ये। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 50 आया। 0 से 0 आर पार कटता है, तो यहाँ पे दर सीधा नहीं बच गया, कितना? 5। इसके पीछे परसेंटेज लगा होता दर के पीछे हमेशा। तो दर कितना है? 5%। देखो क्वेश्चन सिर्फ आपने इतना लिखना था, ये आपके पास जो है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक ही फॉर्मूला याद रखना साधारण ब्याज के तरीके में।
है ना। साधारण ब्याज के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसमें 3 चीज़ें दी होगी, चौथी आपको निकालनी, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे दर कितना 5% आंसर। SI पूछा हो, CI पूछा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके लिए मैंने आपको बोला गोल्डन रेशो। आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फालतू के फॉर्मूले मत रखना, मैं ना इतना ही हथियार रखना अपने पास कि दुश्मन सामने से मारा भी जाए। ये नहीं कि भाई इतने हथियार लेके जाओ खुद ही मर जाओ। ठीक है, एक बंदूक रखो लेकिन उससे सबका काम तमाम कर दो, इस तरह के हथियार ले जाओ। है नहीं कि दर का फॉर्मूला अलग से रट रहे हो, समय का फॉर्मूला अलग से रट रहे हो, मूलधन का फॉर्मूला अलग से रट रहे हो, मिश्र धन का फॉर्मूला अलग से रट रहे हो। कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज में, एनफ। 3 चीज़ें दी होगी, एक निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यदि 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या हो? सबको पता है। 100 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या होगा? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आएगा? 2:1, 2/1 आएगा ना, तो 2:1 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% का दशमलव रूप क्या है? देखो 25%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत को कन्वर्ट करो 25/100। अब देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो, 1 2, तो यहाँ से 2 पॉइंट हटा दो, 2 अक्षर 2 क्या बोलते हैं इसको, 2 नंबर छोड़ दो, 5 और 2 यार, यहाँ पे क्या लगा दो, दशमलव और 0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.25। आई होप ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हमारे पास बोर्ड मास। ठीक है, सरल करना है, टफ नहीं है, बस इसको सिस्टमेटिक से करना है। 35 - 1 + 15/3 गुणा 2 + 1, क्या आएगा इसका आंसर? यही पूछा है। तो यहाँ देखो, पहले इसको डिवाइड को कर देते हैं। देखो 3 और 2, 35 का 35 लिखो, -1 प्लस, देखो गुणा का साइन यहाँ पे, ये तो इसको सॉल्व करना साथ में। 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 3 15, अब 5 × 2 कितना होता है? 5 दूनी 10, समझ आया? +1। अब जिन के आगे प्लस है उसको सॉल्व करो। देखो 35 का कोई साइन नहीं होता, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है? प्लस। ठीक है, पहले जोड़ दो फिर घटाओ। ऐसे प्लस और माइनस में आप कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, लेकिन आपने सिस्टमेटिक से चलना है ताकि आपका टाइम खराब ना हो एग्जाम में। 35 और 10 और 1, 35 और 10 कितना हुआ? 45 और 1 46 हुआ, -1। अब 46 में से 1 गया, कितना बचा? 45। प्लस का या माइनस का? देखो यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस का ही बचेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 45। ठीक है, डरना नहीं है, सीधा ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री का मान क्या है? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। ये याद होना चाहिए आपको। मैं कुछ वैल्यूज रटवा लेता हूँ 45 डिग्री पे, क्योंकि पूछ लेता है। देखो साइन थीटा, साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। फिर होता है हमारे पास टेन 45, कॉट 45, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर होता है आपका सिकेंट 45 और कॉसेकेंट 45, इन दोनों की वैल्यू √2 होती है। ये आंसर ये लिख लो पेपर में, काफ़ी आती पेपर में। ठीक है, 45 डिग्री में सारा स्वाह कर दिया मैंने। ठीक है, 45 डिग्री देखो, साइन 45, साइन और कॉस 1/√2, साइन का उल्टा होता है सिकेंट, साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट और कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, इन दोनों को उल्टा कर देना √2। और tan 45 और cot 45 कितना होता है? 1, बस। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 4 विषम अभाज्य संख्या है, एक तो कैसे होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए? अभाज्य संख्या है। देखो 2 सम संख्या होती है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सॉरी, अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हमारे पास सबसे छोटी कितनी होगी? 3। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभाज्य होनी चाहिए, तो क्या होगा? 11। ये 3 4 संख्या होगी, इनका औसत निकालना है, तो इनको जोड़ दो, मिट गया
क्या था 3 5, इनको जोड़ दो बटे कितना 4 संख्या है, 4 है ना। पहली 4 विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। देखो 2 भी अभाज्य संख्या होती है लेकिन ये विषम नहीं है, ये क्या होती है सम। अब बोल रहा है एक ना तो विषम होती है ना अभाज्य होती है, याद रखना इस चीज़। विषम तो होती है लेकिन अभाज्य नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, ठीक है। देखो एक एक से, ठीक है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक और एक इसका खुद, जैसे 3 के 2 फैक्टर होता है 1 और 3। अब एक का एक ही फैक्टर होता है इसलिए अभाज्य संख्या में नहीं आती है, ठीक है, याद रखना ही प्राइम नंबर नहीं है। तो जोड़ दो 5 और 3 8, 7 15 और 11 26 बटे कितना 4, तो कितना जाएगा भाई 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30, तो 6.5 आया इसका आंसर। मैथ्स खत्म, बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन दिया है, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है। जब ऐसा क्वेश्चन है ना, आपने सिर्फ देखना अंतर देखना है, 3 और इसमें कितना का अंतर है 2 का। फिर यहाँ पे देखो 8 में से 3 गया 5 का, फिर 15 में से 8 गया 7 का, ठीक है। ये क्या डिफरेंस बना रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। एक बार देख लो दोबारा से, अगर एक बार डिफरेंस पता नहीं चला 2 5 7 ये क्या है पता ही नहीं चला ना। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो फिर से कितने का है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस कितना 8, और 15 और 8 कितना हो भाई 15 और 8 हुआ हमारे पास 23। यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस मतलब किसका आएगा 1 का डिफरेंस, तो 7 और में 1 का डिफरेंस जोड़ दो कितना आएगा 8, 15 और 8 कितना होता है 23। एक बार जब पता नहीं चलना दूसरी बार डिफरेंस निकालो, ठीक है। डिफरेंस पर डिफरेंस निकालना, तो इसका आंसर कितना है 23। अगला देखो 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुरली, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ रहा, रैंकिंग आपको अच्छे से करवाएगा, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। देखो कुल हमेशा याद रखना, कुल हमेशा कितने होते एक पंक्ति में, बाएं से ऊपर से नीचे से ऐसे होता है ना, बाएं दाएं ना, बाएं प्लस दाएं -1, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी या बाएं निकालना तो क्या हो जाएगा, कुल तो रहेगा ही, कुल में से घटा देना आपने दाएं +1। अगर आपने कभी दाएं से निकालना हो तो कुल माइनस बाएं +1, ये 2 फॉर्मूले याद रख लेना बस। अब यहाँ पे कुछ भी पूछा होगा हम निकाल सकते हैं। देखो 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुरली दाएं छोर से 14 स्थान पर है। देखो कुल हमारे को पता है, कुल हमारे पास 40 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुरली है ना वो दाएं छोर से 14 स्थान पर है। ये देखो दाएं यहाँ से होता है, दाएं से कौन से स्थान पे, टोटल हमारे पास 40 है और दाएं छोर से कौन से स्थान पर है 14वें स्थान पर है। तो ये बोल रहे हैं बाएं छोर से उसका स्थान क्या है, यहाँ से इसका स्थान कौन सा है x। कुछ नहीं करना है, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना बाएं से, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बाएं बराबर है कुल कितना है 40 माइनस दाएं में से कितना है 14 प्लस कितना 1, तो घटा दो 40 में से 14 या फिर 40 में 1 जोड़ दो, ये भी बोर्ड मास का रूल है। पहले जोड़ दो 40 और 1 कितना 41 में से 14 घटा दो, तो 11 में से 4 गया 7, 3 में से गया 2, तो दाएं से उसका रैंक कौन सा है 27वां। कभी गलत नहीं होगा, ये फॉर्मूला रखना है, पेपर में यही आने वाला है, ठीक है। फिर भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता अभी। अब यहाँ पे रोको, एक निश्चित कूट भाषा में ऑल द बेस्ट को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। देखो ये बोल रहा है कि अगर हम लिखे ना ऑल द बेस्ट तो हम इसको क्या लिखेंगे 104, ठीक है। तो बोल रहा है कि बेस्ट ऑफ लक को कैसे लिखेंगे, बेस्ट को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, देखो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ये तो सोचने वाली बात है। बेस्ट ऑफ लक कैसे लिखेंगे, ऑल द बेस्ट को 104, एक और स्टेटमेंट होनी चाहिए यार इसमें कि ऑल द बेस्ट को इसमें लिखा था, बेस्ट ऑफ लक क्या लिखा है। देखो इन दोनों में कॉमन कितना है बेस्ट, तो 4 तो होगा ही होगा भाई, 4 होगा ही होगा, तो 104 नहीं हो सकता, तो इसका सिर्फ यही ऑप्शन हो सकता है 114, ठीक है। 104 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है बेस्ट,
ये दोनों अलग है। बेस्ट ऑफ लक। इसमें एक लॉजिक, एक स्टेटमेंट और दी होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट नहीं क्वेश्चन, फिर भी हम लोग इसको इससे कर लेते हैं कि बेस्ट लिखा है तो 4 इसमें है, 4 में 2 ऑप्शन है, 114 104, 104 तो इसी का ऑल द बेस्ट, ये पूरा नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक इसका 114 हो सकता है। ये तुक्का टाइप है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है। जैसे वो अंग्रेजी शब्द का नाम, मतलब क्या बोला, इसमें बोल रहा है कि ये बोल रहा हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लो। अल्फा, इसमें एक स्टेटमेंट गायब थी भाई पिछले वाले क्वेश्चन में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे ए पहले आता है, यहाँ पे क्या लिखा, डिश पहला, दूसरा है डिजीज। ठीक है, डिजीज स्पेलिंग सही लिखना भाई। डिस्कस, डिसजॉइन, ठीक है, फिर डिसएग्री। यहाँ पे देखो डिस तो सबके पास है देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे देखो डिस एक, ये 1 2 3 4 मैं सीरियल वाइज ही लिखे। ठीक है, इसका देखो अगला एच लिखा है यहाँ पे ECJA, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5वां, क्यों, ए सबसे पहले आता है, 5 ऑप्शन में है ही नहीं। उस विकल्प को चयन करें जो कि दिए गए शब्दों के उस सही क्रम में को दर्शाता, जैसे वो अंग्रेजी शब्द कुछ में दिखाई गया, डिसएग्री। ठीक, डिसएग्री की स्पेलिंग डिसग्रेस है लिखा हुआ, देखो गलत हो जाता, मैंने डिसएग्री लिख दिया जबकि है क्या लिखा, डिसग्रेस। चलो अब नहीं हो सकता ये भाई। जी से पहले तो क्या आता है, सी, अब सी से पहले क्या आता है, कुछ नहीं, सी आता है, सी मतलब 3 पहले होगा, पहले नंबर पे सी, ये कट गया। अब देखो SE, यहाँ पे सारे अलग है, SEOG, पहले ई, उसके बाद क्या आता है ई, मतलब 3 2 होगा, सी के बाद ई आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये होगा दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे देखो HO और G, HIG, तो H आता है, HIJ, EFGHIO, G पहले आता है, मतलब 5वां, उसके बाद देखो H और J में कौन आता है, पहले HIJ मतलब पहला आता है, उसके बाद कौन आता है, चौथा। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम देना होता है, अगर पेपर में आता है तो टाइम दे देना, गलत मत कर देना। तो 32514, 32514, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, QNKHE। देखो आगे क्या आएगा ये बोल रहा है, तो इसको मैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको हमेशा ऑप्शन से करना है। तो कितना, देखो ऑप्शन मतलब इसको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज याद होनी चाहिए। 17, N की वैल्यू कितनी, 14, K की वैल्यू 11, H की वैल्यू 8, E की वैल्यू 5। आगे क्या आएगा, देखो 17 में से कितने घटा दो, 3, 14 में से 11 गया, कितना घटा, 3, फिर कितना भाई 3, फिर कितना 3। ठीक है, मतलब 3 3 का डिफरेंस है, इसमें से 3 घटा दो, कितना आएगा, 2। 2 में कौन सी पोजीशन होती है, बी, 2 में कौन सी पोजीशन होती है, बी, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा भाई पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये रहा भाई हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन, हाँ पूरे कर दिए मैंने। मैथ्स का एक क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, टिक नहीं मारा है, कौन सा नहीं मारा है, नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन इसका मैथ्स के पूरे किए 15, लॉजिकल रीजनिंग 15 के। अब देखते हैं थोड़ा सा जनरल साइंस। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, सबको पता कहाँ पे है। अगला देखो, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, आज के देख रहे हैं 2024 के नहीं। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा कहाँ पे, ये बताइए कहाँ पे है, उड़ीसा। राजघाट डैश डैश का स्मारक है, स्थल है। देखो इन सब के स्मारक स्थल पढ़ के जाना भाई, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल गांधी ने तो जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, लिख दिया इन्होंने बस। यहाँ देखो चिल का चिल एक डैश डैश है, कौन से है और कौन से राज्य में। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, 100वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100वां और 61वां ये पढ़ लेना। 100वां किससे रिलेटेड था, जो 2 गज वो था ना बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो जमीनी का विवाद था उसके। 101वां इंपॉर्टेंट है, GST से रिलेटेड है। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन, इसमें क्या हुआ था,
इसमें हुआ था हमारे पास जो वोटिंग की एज है ना, वोटिंग की एज वो 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, ये थोड़े से याद रख लेना। ठीक है, और जीएसटी कब आया, जीएसटी 101वां, ठीक है, ये कब लागू किया था, 2017 में किया था इसको। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो ये तो हमारे पास एक स्पेसिफिक राज्य से पूछ लिया भाई। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, मतलब ये आत्मकथा है, मतलब किसी ने किसकी बुक लिखी है। फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है, फील्ड मार्शल किस में था भाई, वायुसेना में तो नहीं होता है, हमेशा सबको पता है, उसी की तैयारी कर रहे हो आप लोग। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, गंगोत्री, वहीं से गंगा रिवर निकलती है। अगला देखो, 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत के साथ साथ 1947 में और कौन सा राज्य क्या हुआ था भाई। देखो, नेपाल तो कभी गुलाम किसी का बना ही नहीं था, तो इन्हीं दो में से कोई। ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, बोलो भाई किस राज्य में। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, किसे मिला था 2014 में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, हाइड्रा प्रजनन द्वारा किस द्वारा होते हैं, द्विअंगी विखंडन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, देख लो इसमें कवक के कारण, कवक से और वायरस से कौन से रोग होते हैं, ये सब पढ़ के जाना आपने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सबको पता है क्या है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय। मेथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मेथेनोइक। ठीक है, CH3COOH ये होता है। मीथेन मतलब CH4 होता है। इसमें से अगर हम लोग CH4 ये होता है ना, CH4 ये होता है मीथेन बोलते हैं इसको। अगर हम H को रिप्लेस करके OOH लगा दे, ठीक है, COOH लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है COOH, इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, मतलब CH3COOH मीथेनोइक। इथेनोइक में यहाँ पे CH3CH2 और COOH इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है, क्या होता है उसमें। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान में द्रव, देखो कौन से पूछे, अधातु पूछी, अधातु, तो अधातु हमारे पास Br होती है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन होती है, और मरकरी होती है धातु। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ये तो सबको पता है, सोरेनसन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बल की एसआई इकाई क्या होता है, बल मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स तो इसकी न्यूटन होती है, न्यूटन होगा उसमें ऑप्शन। देखो, एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक अपना वेग बढ़ाती है, तो उसका त्वरण क्या होता है, ये तो फॉर्मूला, ये तो मैं करवा देता हूँ, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखो, ये तो हमारे पास B² - U² = 2AS, ये फिजिक्स में पढ़ा होता है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये पहले होता है B², तो कितना है 20 मीटर स्क्वायर। टाइम भी दिया है, हाँ टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, S = UT प्लस, डिस्टेंस दिया है नहीं, तब V - U = 80। ठीक है, ये होता है, फिर ये लगेगा, तो V कितना है, 20 - U बराबर है A, 20 - 10 बराबर कितना A। एक्सेलरेशन हमारे पास निकालना, टाइम कितना 5 सेकंड में, 20 में से 10 गया, 10 बराबर है 80, A × 5, 5 दूनी 10, तो A की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, लेकिन टिक नहीं करूँगा, बस आपको बता दिया है, फॉर्मूला होते हैं कुछ। गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है, किससे, इसका पूरा द्रव्यमान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, ये होती है हमारे पास क्या, ठोस तो नहीं लेता भाई, तरल ही होता है। हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है, नाइक्रोम का होता है, निक्रोम ने दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये था भाई, कैसा लगा आपको पेपर, ये था हमारे पास, अभी भी 22 मिनट है। देखो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर आपका टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ शेयर तो तुम करोगे नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगा कि हाँ यहाँ पे तो पूरे एग्जैक्ट वही पेपर करवा रहे हैं जो एक्चुअली पूछे गए हैं। ठीक है,
या फिर उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। अगर शेयर कर सकते हो तो गरीब का भला हो जाएगा, उसका क्या पता आर्मी में पेपर हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। 40 मिनट के आसपास हमारे पास टाइम हो गया है। आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करो। 1 जून से आपके पेपर है, अगर आपको पता चल गया होगा 1 जून से 15 जून के बीच में 2026 में, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से रखो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑनेस्टी से अपना पेपर करो, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।